तो टॉपिक आपका चल रहा है पॉल्यूशन, ठीक है ना। पॉल्यूशन के संबंध में ओडम ने एक अपनी डिफिनीशन दी थी। ओडम ने क्या बताया था? अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन क्या है? अनडिजायरेबल चेंजेस, किसमें? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। किसकी? एयर, वाटर एंड सॉइल की। एयर, वाटर और सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में होने वाले अनडिजायरेबल चेंजेस को पॉल्यूशन कहते हैं। ये किसका मानना है? ओडम का, ठीक है ना। और पॉल्यूशन काज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली दो प्रकार के पॉल्यूटेंट्स आपको पता होंगे, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बायोकेमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, जिनकी साइकिलिंग हो जाती है, जो कंजर्वेटिव होते हैं या नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इस कैटेगरी में कौन से पॉल्यूटेंट्स आते हैं? जो किचन वेस्ट हैं, किचन वेस्ट, सीवेज एंड स्लज, ये आपका बायोडिग्रेडेबल या नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। दूसरे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जो नॉन साइक्लिक होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंतर्गत कौन से सब्सटेंसेस आते हैं? जिनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, और ऐसे सब्सटेंसेस कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? डीडीटी है, डीडीटी, प्लास्टिक है ना, पॉलीथीन और कांच है ना, और हैवी मेटल्स है ना। ये सभी कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें डीडीटी जो होता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या करता है? बायोमैग्निफिकेशन करता है। बायोमैग्निफिकेशन कौन करता है? डीडीटी, है ना। ट्रॉफिक लेवल में एक स्टेप से अगले स्टेप में जाने पर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज होने वाला सब्सटेंस। तो डीडीटी क्या करता है? बायोमैग्निफिकेशन करता है। एक दूसरे पॉल्यूटेंट की क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के आधार पे देखें तो पॉल्यूटेंट्स एक तो हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरे हो सकते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सोर्स से निकलकर सीधे ही पॉल्यूशन काज कर देते हैं। जो भी उस पॉल्यूटेंट का स्रोत है वहां से निकला और पॉल्यूशन को उत्पन्न कर दिया, तो वो कैसा होगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जांपल बताओ। जैसे CO2 है, CO2 निकला सोर्स से, जो भी उस CO2 का स्रोत है वहां से निकला, हवा में आया, ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, तो CO2 क्या होगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होगा। SO2 डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है ना। SO2 डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, तो वो एसिड रेन करता है SO2, तो वो भी क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जो स्रोत से निकलकर सीधे पॉल्यूशन कर देते हैं वो प्राइमरी। और उसके बाद दूसरे क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से मिलकर बनते हैं। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में मिलते हैं तब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जैसे पैन है, PAN, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN है, PBN है, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, PAN, PBN, ओजोन, ये सभी क्या हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यदि पॉल्यूशन के टाइप्स पे बात करें तो पॉल्यूशन में जो पहली कैटेगरी का पॉल्यूशन है वो कौन सा है? एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन कैसे काज होता है? जब हवा में हमारा क्या है?
एक निश्चित गैसियस कंपोजिशन है, तो या तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस कंपोजिशन का रेशियो चेंज हो जाए, CO2 की मात्रा बढ़ जाए, O2 की मात्रा घट जाए, तो इसके कारण भी एयर पोल्यूशन होगा, है ना। और दूसरा, यदि हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे क्या है, धूल, धुआं, इनके कण मिल गए जाके, तो वो भी क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। तो एयर के कंपोजिशन में चेंज होने से भी एयर पोल्यूशन होता है, और एयर में अनडिजायरेबल मटेरियल पार्टिकल मिलने से भी एयर पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन काज करने वाले जो मेजर काजेज हैं वो क्या है, ट्रैफिक है, ग्रोइंग सिटीज़ हैं, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बड़ी चीज़ है ना, जो तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, डेवलपमेंटल प्रक्रिया है, वो भी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिड यदि हो रहा है तो वो इंटेंसिव डेवलपमेंट कहलाता है। दो टर्म है, एक है इंटेंसिव और दूसरा सस्टेनेबल। इंटेंसिव का मतलब हमारा इंटेंशन है कि हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट कर दें, खोद डालें, बर्बाद कर दें, हम बस अपना इम्प्रूवमेंट कर लें, तो वो इंटेंसिव हो गया, है ना। और सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करते हुए चलना, सबको साथ में लेके चलना, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इको फ्रेंडली होता है। इंटेंसिव डेवलपमेंट क्या होता है, वो इंटेंसिव जो होता है वो व्यक्ति के अपनी सोच के स्तर तक सीमित रहता है, जिसका केवल नुकसान ही होता है। तो ये सभी काजेज हैं। अब मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल। कार्बन बेस्ड फ्यूल में कौन से आते हैं, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, और इसके अलावा जो सिगरेट पीते हैं उनसे भी क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना चाहिए था, वो ना बना के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगती है, जो कि जिससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। उस डिजीज को क्या नाम दिया गया है, उस डिजीज को एफॉक्सिएशन नाम दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो मेजर पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे बनता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनके जलने से CO2 प्रोड्यूस होती है। और CO2 क्या है, ये चीफ ग्रीन हाउस गैस है। चीफ ग्रीन हाउस गैस और काजेज क्या काज करती है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। और यदि अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो CO2 है 50%। नंबर 2 पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 20% है। फिर मीथेन है 16% इसका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। ओजोन का 8% है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का 6% है। तो ये भी एक क्रम है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कैसे कहाँ से ये निकलता है, ये निकलता है AC और रेफ्रिजरेटर से। AC और रेफ्रिजरेटर से प्रोड्यूस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर का क्षरण करता है, ओजोन लेयर इसके कारण नष्ट हो रही है। और ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन लेयर ही सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, जो जीवधारियों में स्किन कैंसर, है ना, और बहुत सारी डिजीजेस काज करती हैं। तो इनको रोकने का काम ओजोन करती है। ओजोन लेयर जो कि कहाँ उपस्थित है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में, और उसको ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए इसका इफेक्ट मेन हो गया ओजोन लेयर डिप्लीशन में, है ना। इसके अलावा अगला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है लेड, PB। लेड कहाँ पाया जाता है, अब लेड जो है वो एयर पोल्यूशन कैसे करेगा, तो इसके लिए क्या बताया गया
कि जो पेट्रोल हम गाड़ियों में यूज करते हैं उसके अंदर लेड मिलाया जाता है ताकि वो इंजन को पेट्रोल से होने वाली हानि से रोक सके। तो जो लेड है वो क्या करता है, हमारे गाड़ी के इंजन की पेट्रोल के नॉकिंग से होने वाली हानि से रोकता है। इसलिए लेड क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। और ये जब भाई पेट्रोल जलेगा तो साथ में ये भी बाहर निकलेगा धुएं के साथ और हवा में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और इससे होने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है, प्लम्बिज्म या लेड पॉइजनिंग कहलाता है। लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म। लेड पॉइजनिंग क्या करता है, नर्वस सिस्टम, लीवर और किडनी डिजीज करता है एडल्ट्स में, और बच्चों में ब्रेन डैमेज करता है। बच्चों में ब्रेन डैमेज करता है और एडल्ट्स में लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम की डिजीजेस करता है, और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। अगला जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो है ओजोन। ओजोन, अब एक तरफ अभी हमने बात किया, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है पृथ्वी के चारों ओर, और एक सील्ड, एक कवच का काम कर रही है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक रही है। तो ये ओजोन का कौन सा काम हो गया, ये बेनिफिशियल फंक्शन जो है एस्पेक्ट है ओजोन का। लेकिन यही ओजोन यदि पृथ्वी की सतह पर है तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पर ओजोन पॉल्यूटेंट का काम करती है एंड हाईली टॉक्सिक है। अब ग्राउंड लेवल पर ये बनती कैसे है, व्हीकल और इंडस्ट्रीज से ये प्रोड्यूस होती है ना, व्हीकल और इंडस्ट्रीज से ये ओजोन प्रोड्यूस होती है। और ये क्या करती है, इट काजेज स्मग एंड एसिड रेन। ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो स्मग है बनता वो भी ओजोन के कारण बनता है, और एसिड रेन में भी इसका योगदान है। तो ओजोन जो होती है ये यदि स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यदि है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। और क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि ये स्मग और एसिड रेन कराती है, अम्ल वर्षा और स्मग के फॉर्मेशन में इसका योगदान है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वेपर, है ना। बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि धुएं के रूप में, धूल के रूप में, है ना, और वेपर्स के रूप में हमारे कहाँ हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स कहलाते हैं। इनको एक और नाम दिया गया है, क्या कहते हैं इनको एरोसॉल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। तो एरोसॉल्स का मतलब हुआ एयर में उपस्थित सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। तो जब एरोसॉल्स का मात्रा हमारे एयर में बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होती है ना। जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं सीमेंट की बनाने की, जहाँ पर क्रेशर्स हैं, स्टोन कटर क्रेशर्स हैं, वहाँ का SPM ज़्यादा होता है। और वो क्या होता है, हवा में जब आ जाएगा और वही सांस जब हम लेंगे तो हमारे फेफड़ों में जाएगा, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है, मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। रिड्यूस विजिबिलिटी घट जाती है SPM बढ़ने से, और लंग्स को डैमेज करता है जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है। अगला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी बहुत बड़ा जो है एयर पॉल्यूटेंट है, बहुत सारे इसके जो है ये इफेक्ट काज करता है। प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल्स, मेनली थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, कोयले के जलने से। कहाँ पर, मेनली थर्मल पावर प्लांट। अभी आप शाहजहाँपुर जाओ तो बना हुआ है, रौजा में बना है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोयला जलाया जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है ना। तो वहाँ पे कौन सी गैस बनती है, SO2। अब इफेक्ट क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ स्मग है। तो स्मग और एसिड रेन के को बनाने में दो का बड़ा योगदान है, ओजोन का और सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इसी के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो ताजमहल है आगरा का, उसका जो संगमरमर है वो खराब हो रहा है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ताजमहल से यदि जुड़ा हुआ है कौन है, SO2 है। अगला है स्मग। स्मग क्या है,
स्मग जो है वो सबसे पहले शब्द लिया था, स्मग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था डॉक्टर H.A. डेसबॉक्स ने। और स्मग होता क्या है? फॉग यानी कि कोहरा, और स्मोक मान ले धुआं, धुआं और कोहरा ये जब आपस में मिलते हैं तो स्मग बनता है ना, धुआं। तो स्मग का फॉर्मेशन अधिकतर कब होता है? जाड़ों में होता है। जाड़ों में जब फॉग बनता है और मोटर गाड़ियों के चलने से धुआं निकलता है, वो आपस में मिल के स्मग बना लेते हैं। और ये स्मग क्या करता है? बहुत इरिटेट करता है, हमारी आंखों को इरिटेट करता है ना, आंखों से आंसू निकलते हैं, है ना, सांस लेने में समस्या होती है, विजिबिलिटी 0 कर देता है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको आगे कुछ, है ना। 2 टाइप का स्मग होता है, 2 टाइप का स्मग होता है। पहला है क्लासिकल स्मग। पहला स्मग क्या है? क्लासिकल स्मग। इसको लंदन स्मग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसको सबसे पहले लंदन में देखा गया था। सबसे पहला जो स्मग है वो है क्लासिकल स्मग या लंदन स्मग। और ये सल्फर स्मग भी कहलाता है क्योंकि ये सल्फर SO2 के कंट्रीब्यूशन से बनता है। ये स्मग यहाँ पर दिखाया था, SO2 क्या करता है? स्मग बनाता है ना। तो कौन से स्मग के फॉर्मेशन में SO2 का योगदान है? क्लासिकल स्मग के फॉर्मेशन में SO2 का कंट्रीब्यूशन है। SO2 क्लासिकल स्मग बनाता है। समझ में आया ना? कौन सा स्मग? क्लासिकल स्मग, जो लंदन में सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसको कहा गया लंदन स्मग। समझ में आया ना? दूसरा स्मग कौन सा है? फोटोकेमिकल स्मग। दूसरा स्मग है फोटोकेमिकल स्मग। इसको लॉस एंजलिस स्मग भी कहते हैं क्योंकि ये अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ पर ये सबसे पहले देखा गया था। फोटोकेमिकल स्मग कैसे बनता है? हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलने से बनता है। और पान और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि यहाँ पर देखो ओजोन पॉल्यूशन में भी लिखा था स्मग बनाता है ये, तो ओजोन किस प्रकार का स्मग है? फोटोकेमिकल स्मग है। समझ में आया ना? ये याद रखिएगा। सल्फर स्मग कौन सा है? क्लासिकल स्मग। लंदन स्मग, लंदन स्मग, सल्फर स्मग और क्लासिकल स्मग एक है। और लॉस एंजलिस स्मग या ओजोन स्मग या फोटोकेमिकल स्मग ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। फोटोकेमिकल स्मग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। फोटोकेमिकल स्मग ये भी याद रखिएगा कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और क्लासिकल वाला रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो ये 2 टर्म और बढ़ा लीजिएगा। जो क्लासिकल है ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है ना, और जो फोटोकेमिकल स्मग है ये ऑक्सीडाइजिंग। तो स्मग क्या है? स्मग एक प्रकार की धुंध है जो कैसे बनती है? धुआं और कोहरे के मिलने से। अब कौन सा धुआं? जिस धुएं में SO2 ज्यादा होगी वो कोहरे से मिलेगी तो क्लासिकल स्मग बनेगा। कौन सा बनेगा? कहां देखा गया सबसे पहले? किस नेचर का होता है? ठीक है। और दूसरा फोटोकेमिकल स्मग, है ना। ये लॉस एंजलिस में सबसे पहले देखा गया। किस नेचर का होता है? ओजोन किसके अंतर्गत आता है? फोटोकेमिकल स्मग के। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए। कौन सा एयर पॉल्यूटेंट क्या काज कर रहा है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2-3 मुख्य घटनाएं आई। एक तो आया ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा आया? दूसरा आया ओजोन डिप्लीशन। क्या आया? और तीसरा आया एसिड रेन। क्या आया? तो ये 3 मेजर फिनोमिना है जो एयर पोल्यूशन में होते हैं। कौन कौन से? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, और इन 3 के बारे में अगले टर्न पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद एयर पोल्यूशन पूरा हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप बंद कर दीजिए।